इंदौर में सोमवार से शुरू हुई 5 दिवसीय यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज तीसरा दिन है। इस बैठक में आतंकवाद की फंडिंग रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही विवेक अग्रवाल ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि विवेक अग्रवाल भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। तो जितनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अप्लाई करना कंपलसरी FATF ने किया है। वर्ष 2019 में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को उसमें सम्मिलित किया गया। उससे पहले वास्प कंपोनेंट नहीं था। अब वास्प को एज ए फुल फ्लेज कंपोनेंट रिकमेंडेशन 15 का हिस्सा बनाया गया है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज, फिनटेक, पेमेंट गेटवेज और वास्प्स, इन सब के ऊपर कैसा रेगुलेशन होना चाहिए उसका प्रावधान स्टैंडर्ड में किया गया है। तो 3 तरह की चीज़ें उसमें हैं। एक तो ये कि जो फिनटेक के माध्यम से और वास्प के माध्यम से लोकल करेंसी का कन्वर्जन हो रहा है, लोकल करेंसी में पेमेंट हो रहा है, उसको रेगुलेट होना है। अगर वास्प टू वास्प ट्रांजैक्शन हो रहा है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वास्प का ट्रांसफ़र हो रहा है या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट को वास्प का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इन सब पे किस प्रकार का रेगुलेशन होना चाहिए वो रिकमेंडेशन 15 में दिया गया है। सर, भारत का जब इवैल्यूएशन हुआ तो भारत, जैसे आपने देखा होगा कि विश्व की 75% कंट्रीज़ और जुरिस्डिक्शंस ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन से नॉन कंप्लायंट हैं या पार्शली कंप्लायंट हैं, पर जो 25% कंप्लायंट और लार्जली कंप्लायंट जुरिस्डिक्शंस हैं उनमें भारत को भी आंका गया है। तो भारत आज की तारीख में रिकमेंडेशन 15 से कंप्लायंट जुरिस्डिक्शन है। और इस कंप्लायंस के लिए जो हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है उसमें हमने फिनटेक्स जो हमारी कंपनीज थी उनको तो रेगुलेट किया ही था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज को रेगुलेट करने के लिए मास्टर सर्कुलर और गाइडलाइंस जारी की, जिससे हमने उस सेक्टर को पूरी तरह से कवर किया। उसके अलावा जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए मार्च 2023 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें वास्प को भी डेजिग्नेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी घोषित किया गया। उनको रिपोर्टिंग एंटिटी घोषित करने के बाद उनका FIU से उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंपलसरी किया गया है। तो अगर कोई वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर भारतीय कस्टमर को सर्विस देता है तो उसका FIU में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसमें जितने भी वॉलेट होल्डर हैं, अगर किसी पर्सन का वॉलेट है तो उस वॉलेट के होल्डर का KYC और CDD किया जाना ज़रूरी है। और अगर ट्रांजैक्शंस अनयूजुअल होती हैं, जैसे बैंक्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए निर्धारित किया गया है कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग FIU को होनी चाहिए, वही जो रिकमेंडेशन के हिसाब से जो स्टिपुलेशन है वो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे भी लागू की गई है। तो अब FIU के पास अगर कोई वर्चुअल एसेट के माध्यम से अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है उसकी रिपोर्ट FIU में आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोनों तरफ रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंपनीज कंप्लायंस करती हैं उसमें रोल है, क्योंकि उनके जो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स जनरेट होते हैं उनमें कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उनको STR फाइल करना है, उसका एनालिसिस करने के लिए जो अच्छी कंपनीज हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा जो रिस्क एनालिसिस है, जो उनके कस्टमर्स हैं उनको रिस्क एलोकेशन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी जो उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं उन पे AI का उपयोग होता है। और दूसरी तरफ जब हमारे को ग्राउंड ऑफ सस्पिशन के साथ STR फाइल हो जाती है FIU में, तो फाइल्ड STR के ऊपर हम AI का टूल का यूज़ करके उसकी रिस्क स्कोरिंग करते हैं कि कौन सी STR ऐसी है जिसका रिस्क हाई है और कौन सी STR है जिसका रिस्क लो है। तो जो हाई रिस्क STRs हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस हो, उसका डेटा के साथ उसका फर्दर एनहांसमेंट हो इन्फॉर्मेशन का ऑपरेशन। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।